थे कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग बात कर लिए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में आप सबसे पहला कि सरफेस केमिस्ट्री में आपने देखा था एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब जो हम लोग का बात होने वाला है बाबू, वो बात होगा सॉल्यूशन के नेचर पे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। अगर सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो तीन तरह से होगा। पहला जो क्लासिफिकेशन होने वाला है वो होगा ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद जो आता है उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। क्या मैंने बोला? उसको क्या कहना है? सस्पेंशन कहना है। मतलब कि सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह का सॉल्यूशन का नेचर है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। आपने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा होगा। सबसे पहला तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको बैठाओ। पहला कि ट्रू सॉल्यूशन बाबू कहते हैं वैसा सॉल्यूशन को जिसमें पार्टिकल का जो साइज रेंज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल, ठीक है ना, अगर पार्टिकल का जो साइज है, सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल साइज रेंज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर हो, तो वैसा सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन को हम लोग, वैसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज रेंज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो सच सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बात बता दें, ट्रू सॉल्यूशन में होता क्या है? दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट होता है, दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो हमें ऑब्टेंड होता है उस चीज को आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन कहते हो। ठीक है, तो वही चीज आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूशन होगा? तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रू का, तो ये सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन के पार्ट में जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आप ऑलरेडी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो सॉल्यूट उसे कहते हैं बाबू जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। जिस चीज को आप डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो हमारा सॉल्वेंट है। अगेन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल का अगर साइज रेंज 1 नैनोमीटर से लेस है तो वो सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है। अगला बात बाबू कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? आपको अगला पॉइंट बोलना है कि ये हमारा होमोजेनियस नेचर का होगा। तो जैसे ही आपसे कोई ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बोले तो आपको बोलना होमोजेनियस, मतलब सेम फेस दिखाई देने वाला है, तो ये हमारा होमोजेनियस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, अगर एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे वाटर प्लस ग्लूकोज ले लो या शुगर ले लो। तो वाटर प्लस शुगर से जो आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल साइज रेंज जो होता है काफी कम होता है, और रेंज याद रखना आपको जरूरी है। अगेन बार बार बोल रहे हैं, पार्टिकल का साइज रेंज कितना होना चाहिए? अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो वो सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन के रेंज में जाता है। अगला जो आता है बाबू वो सॉल्यूशन है कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं वैसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। एक पार्टिकल साइज रेंज, अगर पार्टिकल का साइज जो है आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा, तो आपको कहना है कि वैसा सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? बोलो जल्दी से। कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो बैठा लीजिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन में अगेन फिर से साइज रेंज इंपॉर्टेंट रखता है। लेस देन 1 नैनोमीटर है तो आपको बोलना है ट्रू सॉल्यूशन है। अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वैसा सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। अगेन बाबू देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे पहली बात की पार्टिकल का साइज रेंज, दूसरा कि इसमें दो चीज आता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स फेज, दूसरा आता है डिस्पर्सन मीडियम। तो दो चीज आता है, वन इज डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स
फेज की बात करते हैं, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहे हैं। और जैसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिलाते हो तो जो बनता है इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला दिए तो मिलने से क्या बना हमारा ट्रू सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम मिलाएंगे तो जो बनेगा उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नाम होगा। अब बाबू यहाँ पे दो टर्म आ गया, एक आया डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आप ऐसे समझो कि डिस्पर्स फेज को हमेशा ट्रीट किया करो सॉल्यूट की तरह। इसको आपको क्या मान के चलना है कि ये आपका एज अ सॉल्यूट है, और डिस्पर्सन मीडियम को आपको क्या मान के चलना है कि सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हो तो क्या बनता है सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को बैठा लेना कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अंतर क्या है। अगर कोई पूछे कि डीपी, अब इसको शॉर्टली हम लोग उतना तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट वे में लिखेंगे डीपी। डीपी का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही डीपी लिखे तो डीपी का मतलब हो गया डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज किसको कहते हैं, डिस्पर्स फेज बाबू वो पार्टिकल होता है जिसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं। जो चीज डिसॉल्व हो रहा है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। द पार्टिकल विच आर डिसॉल्व, विच आर डिसॉल्व, वैसा पार्टिकल जिसको डिसॉल्व करते हैं वो पार्टिकल हमारा डिस्पर्स फेज होता है। अगला आता है डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। अगर डीएम की बात की जाए बाबू तो आपको बोलना है कि डीएम क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। द मीडियम या द, आप बोलोगे कि सो जिसमें पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। द पार्टिकल, या बोलो कि द मीडियम एट विच पार्टिकल इज डिसॉल्व, पार्टिकल इज डिसॉल्व, तो बाबू उसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्स मीडियम कहेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला, पार्टिकल का साइज रेंज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, होमोजीनियस नेचर है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो जितना भी आप कॉलिगेटिव में पढ़े सबका सब ट्रू सॉल्यूशन है। अगर साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है तो वो सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। जिस पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं वो पार्टिकल हमारा डिस्पर्स फेज होता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हो डिस्पर्सन मीडियम होता है। आप इसको ज्यादा बेटर रहेगा मेरे व्यू में कि आप इसको ऐसे याद रखो कि सॉल्यूट हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज का काम करता है, और सॉल्वेंट हमारा डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। और डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम मिलने से जो बनता है उसे हमें कहना है कोलाइडल सॉल्यूशन कहना है। अब बाबू ये तो बात हो गई, चलो अच्छी बात है। अब करना क्या है कि सो ये जो नेचर वाइज अगर बात करते हो तो ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। नेचर में कैसा नेचर का होगा, हेट्रोजीनियस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप उठा सकते हो, जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या ले लो, आप ले लो कि सो प्रोटीन प्लस वाटर ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्टार्च प्लस वाटर, या फिर बोल सकते हो आप प्रोटीन ले लो, स्टार्च ले लो, या फिर गोल्ड प्लस वाटर, ये सब का सब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट है। अब बताओ वाटर किसका काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट है तो डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा। और प्रोटीन का काम क्या होगा, डिस्पर्स फेज का काम होगा। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पार्टिकल का साइज रेंज आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको बोलना वैसा सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, कोलाइडल। अगर पार्टिकल साइज रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो आपको क्या बोलना है कि वो सॉल्यूशन का जो टाइप होता है बाबू, वो टाइप कैसा होता है, बोलो जल्दी से, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज कहते हैं, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, मिला दो तो बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है।
अगला है कि अगर पार्टिकल साइज रेंज जो है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो, ठीक है ना, ए पार्टिकल साइज रेंज साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर में हो, तो वैसा सच सॉल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सस्पेंशन। अगेन फिर से मैं बता दूं बाबू कि ये भी आपका हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो होमोजीनियस का नेचर कौन पकड़ रहा है, जल्दी से बता दो, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है ये, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि आप बताओ होमोजीनियस नेचर किस में आने वाला है, तो होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन में आने वाला है। रिमेनिंग सारा का सारा जो सॉल्यूशन का बिहेवियर है वो कैसा होगा, अगर पार्टिकल साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो कोलाइडल, और अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है पार्टिकल साइज रेंज जो है वो आपको क्या है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो, तो आपको बोलना है कि वैसा सॉल्यूशन आपको किसका काम करेगा, वैसा सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस नेचर का होता है ये, कैसा नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होने वाला है, ठीक है। तो बाबू ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको आपको अच्छे तरीका से बैठाना है। अगेन फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अगर साइज रेंज 1 नैनोमीटर से छोटा तो ट्रू, 1 से 1000 नैनोमीटर में कोलाइडल, और 1000 से ज्यादा तो सस्पेंशन, ठीक है ना। तो सस्पेंशन होता है, जैसे सस्पेंशन ऑफ CaCO3 इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट का सस्पेंशन आप बोल सकते हो CS वाटर में। तो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो सस्पेंशन ऑफ CaCO3 इन वाटर। तो बाबू जल्दी जल्दी आप एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने से ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है, साइज रेंज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है तो कोलाइडल है, और अगर 1000 से ज्यादा है तो वैसा सॉल्यूशन आपका सस्पेंशन का काम करता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बाबू, अब आते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जरा ध्यान से देखें कीजिएगा। चलिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको मैंने बार बार बोला है, डिस्पर्स फेज का मतलब क्या होता है, एज अ सॉल्यूट का काम करेगा। जिस पार्टिकल को आप डिसॉल्व कर रहे हो वो पार्टिकल आपका डिस्पर्स फेज होगा, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो जरा ध्यान से देखना, वो पूछ लेता है जैसे फोम का फॉर्मेशन कब होगा, तो फोम बनता है जब डिस्पर्स फेज हम लोग गैस लेते हैं और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड लेते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि सॉलिड सोल कैसे बनेगा, तो आपको बोलना है सॉलिड सोल का फॉर्मेशन तब होता है जब डिस्पर्स फेज हमारा गैस होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है। एरोसोल का फॉर्मेशन कब होता है, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होता है, गैस होता है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। लिक्विड लिक्विड को मिलाते हो तो जो बनता है उसे इमल्सन कहते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड को मिलाते हो तो उससे जो बनता है उसे जेल कहते हैं, सॉलिड प्लस गैस को मिलाते हो तो जो बनता है उसे एरोसॉल कहते हैं, सॉलिड लिक्विड को मिलाने से जो बनता है उसे सॉल कहते हैं। तो सॉल का फॉर्मेशन कब होगा, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड लेंगे और मीडियम। तो वो ये टाइप्स होता है, फोम, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, जेल, एरोसॉल, सॉल, सॉलिड सॉल, ये सब कुछ टाइप्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है कि किस किस तरह का। अब देखो सॉलिड सॉल 2 बार आ रहा है, तो उसको कैसे याद रखोगे, तो ये एक सॉलिड सॉल है, गैस सॉलिड सॉल है, और दूसरा सॉलिड सॉलिड सॉल है। अब देखो एरोसॉल भी 2 तरह का आ रहा है, तो एरोसॉल में डिस्पर्सन मीडियम, देखो दोनों एरोसॉल में गैस गैस ही डिस्पर्सन मीडियम है। तो एक एरोसॉल में डिस्पर्स फिर लिक्विड है तो बोलेंगे लिक्विड एरोसॉल, और दूसरा में सॉलिड है तो बोलेंगे सॉलिड एरोसॉल, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे कि सोप हो गया, लेदर हो गया, सेविंग क्रीम हो गया, सोडा वाटर, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको बैठाना है कि किस में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। जैसे गैस लिक्विड मिला रहे हैं, डिस्पर्स फेज गैस ले लिए और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ले लिए, तो वो ऐसे कोलाइडल को हम लोग फोम कहते हैं। तो पूछ लेगा, आपसे पूछ लिया कि सोल का फॉर्मेशन कब होता है। अब बताओ सोल जो होता है, जरा ध्यान से देखना, जो सोल होता है ये सोल का फॉर्मेशन तब होता है, इसको ऐसे समझो, डीपी डीएम
मिला रहे हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहां से जो बन रहा है इस सॉल्यूशन को कोलाइडल कह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अगर डीपी में तुम सोल का बनाना है तो कैसे तैयार करेंगे, सॉलिड ले लो और डीएम लिक्विड ले लो, तो जो बनता है उसे हम लोग सॉल कहते हैं। अब सॉल्व में बात आता है कि लिक्विड जो डिस्पर्सन मीडियम है वो क्या क्या हो सकता है। तो अगर डीएम की बात करते हो तो डीएम मेरे भाई, अगर वाटर लेते हो बाबू तो उसे कहते हैं एक्वा सॉल्व। अगर हमारा डीएम H2O है तो उसका नाम होगा एक्वा सॉल नाम होगा, या हाइड्रोसॉल भी कहते हैं इसको, एक्वा सॉल, या फिर आप इसी को एक और नाम से जानते हो हाइड्रोसॉल के नाम से। अगर हमारा H2O के अलावा अगर हम वहां पे बेंजीन एज अ डिस्पर्सन मीडियम का काम करवा रहे हैं, तो डिस्पर्सन मीडियम अगर बेंजीन है तो इसका नाम होगा हमारा बेंजोसॉल, बेंजोसॉल नाम होगा। अगर हम मीडियम में डिस्पर्स मीडियम में अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल से जो नाम पड़ता है वो होता है अल्कोसॉल, एल्कोसॉल कहते हैं। और अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम एयर है तो उसको कहते हैं एरोसॉल, एयर पे नाम पड़ता है इसका एरोसॉल, एरोसॉल कहते हैं। तो ये कुछ होता है सॉल का फॉर्म। तो आपसे पूछ लेगा कि सॉल कैसे बनता है, तो सॉल का फॉर्मेशन होता है जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और मीडियम कैसा हो, लिक्विड हो। इमल्सन कब बनता है, जब लिक्विड लिक्विड को मिलाते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिस्पर्स फेज सॉलिड और लिक्विड रहा डिस्पर्सन मीडियम तो सोल बनता है। सोल में अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर लेते हो एज ए मीडियम के फॉर्म में, डीएम के फॉर्म में, तो वैसा सॉल्यूशन का नाम हो जाता है एक्वासॉल। बेंजीन लेते हो तो बेंजोसॉल, अल्कोहल लेते हो तो एल्कोसॉल, और एयर लेते हो तो एरोसॉल होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है बाबू, और एग्जाम्पल इसमें डाला हुआ है कि जैसे सॉलिड प्लस गैस है तो ये एरोसॉल बनता है। एरोसॉल का एग्जाम्पल है स्मोकर, डस्ट, ये सब है। ठीक है, सॉलिड प्लस सॉलिड से सॉलिड सॉल बनता है, तो इसका एग्जांपल है जैसे जेम हो गया, ग्लास हो गया, रूबी ग्लास कहते हैं। जैसे देखते होगे कोई कलर्ड ग्लास जो होता है उसको रूबी ग्लास कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ग्लास भी आपका सॉलिड है और अंदर में जो कलर्ड नेचर है वो कलर्ड भी कैसा नेचर का होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड प्लस सॉलिड मिलके बन गया सॉलिड सॉल्व। ठीक है, जैसे आप सोप लैदर की बात करते हो तो सोप लैदर में जरा ध्यान से समझना, सोप जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड नेचर का होता है। तो हमारा मीडियम क्या है, लिक्विड नेचर का है, लेकिन उसके अंदर, सोप के अंदर जो बबल होता है उसमें क्या रहता है, गैस रहता है। तो बताओ, मीडियम हमारा हो गया लिक्विड, और जो उसके अंदर जो पार्टिकल है जो मीडियम में है वो हमारा हो गया गैस, तो वैसा हो गया फोम तुम्हारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बाबू जिसको आपको बैठाना है, जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही कि लायोफिलिक क्लोराइड्स क्या होता है, ठीक है, लायोफोबिक क्लोराइड्स क्या होता है उसके बारे में। तो लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड से पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ इससे रिलेटेड सम टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना बाबू। सबसे पहला टर्म आता है इसमें एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल होता है। क्या होता है जरा ध्यान से, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल की बात कर रहे हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स की बात करो या फिर इसी को मिसल भी कहते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल की बात करते हैं। तो पहले एक बात समझो, जितना भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो, लो कंसंट्रेशन पे जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन का नेचर ट्रू होता है। लेकिन यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल बढ़ता है। अब सॉलिड पार्टिकल बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन कर दोगे तो सॉलिड पार्टिकल भी हाई हो जाएगा, और जब पार्टिकल बढ़ेगा तो हर सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक खिंचाएगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल फोर्स, और उससे पार्टिकल क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल एक जगह एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसी एक्युमुलेशन को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं या उसी को मिसल कहते हैं, और उस केस में सॉल्यूशन का नेचर हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह हो जाता है। तो जरा ध्यान से पहले आप बात को समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं। मान लो कि किसको हम एक सॉल्यूशन ले लिए, जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल इस तरह से, तो बताओ एट अ लो कंसंट्रेशन के केस में, लो कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन का जो नेचर होगा
वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन जैसा होगा। कैसा होगा? ट्रू सॉल्यूशन होगा। लेकिन बाबू जब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल एसोसिएट होने लगता है, एक जगह जमा होने लगता है। वही एग्रीगेशन को, वही एसोसिएशन को, एक्मुलेशन को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइडियम मिसल कहते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, और सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो अब पार्टिकल क्या करना स्टार्ट करेगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पार्टिकल एसोसिएट होने लगेगा, एसोसिएट होके कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। कैसे सॉल्यूशन में? कोलाइडल सॉल्यूशन के में चेंज हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देगा, एसोसिएट करना स्टार्ट कर देगा। और एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिस पे आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो एसोसिएट हो रहा है, मतलब पार्टिकल का साइज रेंज बढ़ जाएगा, और साइज रेंज बढ़ जाएगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। तो देखो आप क्या दिखा, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाए तो पार्टिकल क्या हो गया, एसोसिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है, ये देखो एसोसिएट कर रहा है, यहाँ भी ये एसोसिएट कर रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन पे पार्टिकल क्या करने लगता है, जैसे आप लो कंसंट्रेशन पे बात करते हो तो सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही हाई कंसंट्रेशन पे जाते हो मेरे भाई, तो वैसे स्थिति में आपका ये सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग एसोसिएटेड। जो ये पार्टिकल क्या हो गया, एसोसिएट करने लगा, एसोसिएट कर गया, इसलिए इसे कह रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं, या इसी को हम लोग मिसल कहते हैं। तो बताओ मिसल का कंसंट्रेशन, मिसल का फॉर्मेशन लो कंसंट्रेशन पे होगा या हाई कंसंट्रेशन पे होगा? तो हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो होगा। तो जरा इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि एट अ लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशन, but if concentration increases, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो if concentration increases particle will associate with each other, particle will associate with each other, पार्टिकल एसोसिएट करने लगेगा विथ ईच अदर। ठीक है ना, एसोसिएट विथ ईच अदर एंड associate with each other, and this phenomena is known as, this phenomena of association is known as associated collide. Association is known as associated collide, is known as, this phenomena of association is known as associated collides। उसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं, या फिर आप उसी को मिसल्स भी कह सकते हो। तो आप हमें एक बात क्लियर कट बताना कि किस लो कंसंट्रेशन रख रहे हैं तो सॉल्यूशन का बिहेवियर ट्रू सॉल्यूशन जैसा है, लेकिन जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बढ़ाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाएगा, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो हर पार्टिकल एक दूसरे से एसोसिएट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब साइज रेंज बढ़ जाएगा। अब जो लो कंसंट्रेशन पे जो ट्रू सॉल्यूशन था, हाई कंसंट्रेशन पे उसका नेचर कैसा हो गया, कोलाइडल जैसा हो गया। अब क्या होगा कि पार्टिकल जब एसोसिएट होना स्टार्ट होगा तो वही जो एसोसिएशन का जो फेनोमेना होता है उसे एसोसिएटेड कोलाइडियम मिसल्स कहते हैं। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन पे नेचर की बात करते हो तो सॉल्यूशन का नेचर ट्रू सॉल्यूशन जैसा होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो वहां पे सॉल्यूशन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वो किसके काम करने लगता है, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल का काम करता है। एक दो बात आता है बाबू जो पूछा जाता है, एक आता है मिसल कंसंट्रेशन आता है, सीएमसी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और दूसरा आता है क्राफ्ट टेम्परेचर। सीएमसी वो कंसंट्रेशन होता है जिस कंसंट्रेशन पे मिसल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन अबव अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन
ठीक है। मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट इज नोन एज सीएमसी। तो दो टर्म आपको पहले बैठाना है। एक टर्म है जिसको कह रहे हैं सीएमसी। फुल फॉर्म क्या होगा सीएमसी का फुल फॉर्म? सीएमसी का फुल फॉर्म होगा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। लिखना हो लिख सकते हो, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहेंगे। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या है? हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिसल स्टार्ट अबव particular temperature is known as critical missile concentration। आप कहो कि the concentration at which missile formation start then such concentration is known as CMC। then such उस concentration को हम लोग क्या नाम देते हैं? then such concentration, वैसे concentration को बाबू is known as CMC। CMC का मतलब क्या हो गया? critical missile concentration। और एक आता है बाबू क्राफ्ट टेम्परेचर। एक टर्म आता है जिसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको शॉर्टली आप टीके से डिनोट कर सकते हो। तो क्राफ्ट टेम्परेचर, एक तो आपने देखा मिसल कंसंट्रेशन। मिसल कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताया कि मिसल का फॉर्मेशन, पहले तो मिसल किसको कहते हैं? जब ट्रू लो कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूशन का बिहेवियर ट्रू सॉल्यूशन जैसा होगा, लेकिन वहीं पे अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाता है बाबू। और वो चेंज होके आपको किसके तरह काम करने लगता है? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक जाना स्टार्ट होता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्युमुलेट करने लगता है। उसी एक्युमुलेशन को एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल कहते हैं। जिस कंसंट्रेशन पे पार्टिकल जमा होता है, एक्युमुलेट होना स्टार्ट होता है, एसोसिएट करने लगता है, उस कंसंट्रेशन को सीएमसी कहते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सीएमसी होता है, वो टेम्परेचर आपका क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। तो हम लोग कहेंगे द टेम्परेचर एट विच missile formation occur, then such temperature is known as Kraft temperature। the temperature at which missile formation occur, सच टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो बाबू ये सब कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको बैठाना है। पहला पॉइंट्स था आपका एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल। अगर आपसे बोले तो बोलना है कि लो कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन बिहेव करेगा ट्रू सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो सॉल्यूट्स का मोल भी बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चाहे वो आयन डाइपोल हो, डाइपोल डाइपोल हो, जो भी फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल, हर सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे को अपने नजदीक खींचना स्टार्ट करेगा, जिससे पार्टिकल एसोसिएट होना स्टार्ट कर देगा, एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देगा, जमा होना स्टार्ट कर देगा। और जिस कंसंट्रेशन पे मतलब जमा जो होना स्टार्ट होता है, एसोसिएशन जो स्टार्ट होता है, एग्रीगेट होना स्टार्ट होता है, जमा होना स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल कहते हैं। या तो एसोसिएटेड कोलाइड कहो या फिर मिसल्स कहो। और जिस कंसंट्रेशन पे ये एक्युमुलेशन एग्रीगेशन होता है, वही एग्रीगेशन जिस कंसंट्रेशन पे होता है उसको सीएमसी कहते हैं। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे मिसल का फॉर्मेशन हो, वो टेम्परेचर आपका क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बाबू कि एफिनिटी के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड्स, दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो आइए उस पर बात करते हैं। अगला जो नेचर होता है वो होता है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बोलो या जो भी बोलो। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को बांट रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन on the basis of force of attraction, on the basis of attraction के बेसिस पे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड करने वाले हैं बाबू। ये दो भाग में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। तो आइए जरा ध्यान से समझते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन को।
और दूसरा जो नेचर होता है मेरे भाई उसे कहते हैं लायोफोबिक कहते हैं। तो लायोफिलिक नाम से क्लियर है। लायो का मतलब क्या होता है? लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट होता है, और फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी। जिसको सॉल्वेंट से एफिनिटी हो उसे कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? जिसको सॉल्वेंट में एफिनिटी हो। तो सॉल्वेंट आप पढ़े हो, हमने आपको बताया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डीएम के नाम से, डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। अब बताओ सॉल्वेंट से एफिनिटी किसको होगा? सॉल्यूट को होगा। तो अगर सॉल्यूशन में लायोफिलिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसको सॉल्वेंट से एफिनिटी हो, वैसा सॉल्यूशन जिसको किससे एफिनिटी हो? सॉल्वेंट से एफिनिटी होगा, उसे हम लोग लायोफिलिक कहते हैं। मतलब आप कहो कि डीएम, सॉल्वेंट तो हमारा डीएम होता है, डीएम से एफिनिटी किसको होगा? डीपी को, डिस्पर्स फेज को। अगर डीएम और डिस्पर्स फेज में एफिनिटी आ रहा है तो वैसा सॉल्यूशन हमारा कैसा नेचर का होता है? जल्दी से बताओ। वैसा सॉल्यूशन हमारा लायोफिलिक नेचर का होता है। अब बताओ अगर सॉल्वेंट से एफिनिटी है तो वैसे सॉल्यूशन को इजीली तैयार किया जा सकता है। अरे यार जो इसको सॉल्वेंट से एफिनिटी लगाव है तो तुरंत सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा। तो हम लोग अगला पॉइंट कहेंगे इजिली टू प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कहेंगे कि इजिली प्रिपेयर सच सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। किसको? लायोफिलिक वाले को। अगला बाबू की किसको? आप देख रहे हो कि लायोफिलिक है, सॉल्वेंट से एफिनिटी है, तो एफिनिटी है तो घुला रहेगा, तो कोगुलेट नहीं होगा, पार्टिकल का प्रिसिपिटेशन नहीं हो सकता इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं पहला पॉइंट कि किसको, अगर ये एफिनिटी है तो इसमें ये स्टेबल होगा, तो स्टेबल इन नेचर होगा। अगला पॉइंट कि किसको हम कह सकते हैं नॉट इजिली कोगुलेटेड, नॉट इजिली कोगुलेटेड। कोगुलेट इजिली नहीं किया जा सकता है, मतलब वो जमा नहीं हो सकता पार्टिकल जो है प्रिसिपिटेट, क्योंकि किसको अगर एफिनिटी है तो वो सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेगा? डिसॉल्व रहेगा। अगला बात बाबू कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप, मैंने पहले ही बता दिया था, चाहे वो प्रोटीन प्लस वाटर ले लो या फिर आप ले लो स्टार्च प्लस वाटर, या फिर आप इसमें गम का भी यूज कर सकते हो। ये सब हमारा कैसा नेचर का होता है? लायोफिलिक नेचर का होता है। तो लायोफिलिक कोलाइड्स, देखो यार कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक लायोफिलिक नेचर का होता है लायोफिलिक कोलाइड्स, दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब एफिनिटी, जिसको सॉल्वेंट से एफिनिटी है वो लायोफिलिक है। और लायो का मतलब सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब हेटिंग नेचर है, एफिनिटी नहीं होगा तो उसे लायोफोबिक कहेंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसका जस्ट उल्टा करते जाना। इसमें एफिनिटी है तो उसमें एफिनिटी नहीं है। ये इजिली प्रिपेयर किया जा सकता है ऐसे सॉल्यूशन को, क्योंकि एफिनिटी है तो घुल जाएगा आसानी से, वो घुल नहीं पाएगा, तो नॉट इजिली प्रिपेयर। देखो इसमें कोगुलेशन नहीं हो पा रहा, आप सोचो वो जब घुल ही नहीं रहा, पानी में पत्थर डालोगे तो वो क्या होगा? नीचे सटल डाउन हो जाएगा। तो इसमें सटल डाउन नहीं हो पाएगा लायोफिलिक में, जबकि उसमें तो वो कोगुलेट ही, मतलब इजिली प्रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो क्योंकि वो सॉल्वेंट से एफिनिटी नहीं है, तो पहला पॉइंट तो बोलेंगे नॉट इजिली प्रिपेयर। दूसरा कि ये अनस्टेबल नेचर का होता है। दूसरी बात कि ये कोगुलेट होना स्टार्ट करता है, क्योंकि घुल नहीं रहा है पार्टिकल में, एफिनिटी है नहीं, तो आसानी से वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट होना स्टार्ट कर देगा। ये रिवर्सिबल है तो वो इरिवर्सिबल नेचर का है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि लायो का मतलब, अगेन बताओ, लायो का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। आप बार बार बोल रहे हैं ये टर्म आप कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम को, और सॉल्यूट कहते हैं डिस्पर्स फेज को कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ये सॉल्वेंट है, और फोबिक का मतलब हो गया हेटिंग नेचर। तो जिसको सॉल्वेंट से हीटिंग हो वो हो गया हमारा लायोफोबिक हो गया। अब जल्दी से जरा ध्यान से समझना, देखते जाना। ये इजिली प्रिपेयर सच सॉल्यूशन,
ये नॉट इजिली प्रिपेयर्ड। अगला बात कि सो इसमें इजिली कोगुलेट नहीं हो, इसमें कोगुलेशन नहीं है। पहला तो ये स्टेबल था, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, अनस्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट कि सो अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये इजिली कोगुलेट नहीं हो रहा है, ये इजिली कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेशन अलाउड होगा, इजिली कोगुलेट। ये रिवर्सिबल है तो हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल नेचर का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेना चाहो, इसमें सटल डाउन होगा, ये तो सटल डाउन हो नहीं सकता क्योंकि अगर हीटिंग है तो वो पार्टिकल में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी, तो ये क्या होगा, नीचे सटल डाउन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो इसमें आप बोल सकते हो कि जितना भी आपका गोल्ड सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, आप बोल सकते हो इसमें कि गोल्ड सॉल्यूशन FeOH का होल थ्राइस, क्योंकि आगे ये चीज आने वाला, आपको पेप्टाइजेशन जब पढ़ाएंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर दो, या सल्फर सॉल्यूशन, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। अब दिक्कत ये है ना, बात समझना कि लायोफिलिक को तो कोई दिक्कत ही नहीं, लायोफिलिक कोलाइड्स को आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्वेंट से तो एफिनिटी है। तो लायोफिलिक कोलाइड्स अगर हमें तैयार करना है तो वो चाहे मतलब कोल्ड वाटर लो या हॉट वाटर लो, हर तरह के सॉल्वेंट में इजिली प्रिपेयर होगा क्योंकि लायोफिलिक को सॉल्वेंट से एफिनिटी है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला तो नोट का बात करेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड्स can be prepared by cold and hot water, cold ऑब्लिक हॉट वाटर दोनों से। क्यों? क्योंकि इसको तो एफिनिटी है, तो ये कैसा भी सॉल्वेंट ले रहे हो उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्वेंट में चाहे वो वाटर आप कोल्ड लो या हॉट लो, सॉल्वेंट से एफिनिटी होगा तो आसानी से प्रिपेयर। अब फोविक में दिक्कत है क्योंकि इसको आप इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर हम बात करें लायोफोबिक का, तो लायोफोबिक को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा तो उसकी बात करते हैं। तो आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कस। तो दिक्कत आपने देखा कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है लायोफोबिक में कि वो कोगुलेट होने लगता है, पार्टिकल एक जगह जाकर जमा होने लगता है। तो अब इस पार्टिकल के साइज रेंज को हमें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए, क्योंकि जैसे ही छोटा होगा, कोगुलेशन उसमें अलाउड नहीं था, इसमें कोगुलेट हो जाएगा। तो कोगुलेट हो जाएगा तो पहला तो लायोफोबिक को तैयार करने का जो कुछ मेथड होता है, जैसे कि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है कि अप्लाइंग फोर्स पार्टिकल को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। दूसरा होता है ब्रीज आर्क मेथड होता है। ये आर्क मेथड बाबू एप्लीकेबल होता है जनरली मेटल के लिए, जितना भी है ये सुटेबल होगा मेटल के लिए। क्या किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि दो रॉड को लिया जाता है और रॉड को लेके वाटर में डाल दिया जाता है, स्पार्क किया जाता है। जैसे स्पार्क करते हैं तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि किसको मेटल रॉड जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा तो आप आसानी से, तो आप पहले तो एक एक कर करके समझो। लायोफिलिक में कोई लोचा नहीं है, लोचा है आपका लायोफोबिक में। तो लायोफोबिक में सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है आपका मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा होता है ब्रीज आर्क मेथड होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले लायोफोबिक का। तो ध्यान से देखना है लायोफोबिक को कैसे तैयार करना है। तो लायोफोबिक को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला कि आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट में आता है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड होता है। इस डिस्पर्सन मेथड से क्या किया जाता है कि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड से कि बाय दिस मेथड, ठीक है ना,
आप क्या करते हो कि फोर्स लगा के पार्टिकल को क्या कर देते हो, ब्रेक डाउन कर देते हो। तो हम लोग कहेंगे कि बाय दिस मेथड ब्रेकिंग अप्लाइंग फोर्स particle will be break डाउन। अब जैसे ही पार्टिकल टूट गया तो छोटा छोटा टुकड़े में टूट गया तो आसानी से वो लायोफिलिक बना सकते हैं या आप डिसॉल्व करवा सकते हो। लायोफिलिक तो हटा दो, आप लायोफोबिक को भी डिसॉल्व। तो पहला है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, पहले तो पार्टिकल विल बी ब्रेक डाउन। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि आप ये समझो कि मान लो कि पार्टिकल ये है हमारा, इस पे मैंने क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स को लगा के प्रेशर अप्लाई करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब आप आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन, आप लायोफोबिक सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हो। तो पहला तो ये होता है। दूसरा है कि बाबू ब्रीज आर्क मेथड होता है। अगला मेथड जो होता है उसका नाम होता है ब्रीज आर्क मेथड है। ब्रीज आर्क मेथड सबसे पहला तो ये सुटेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटल, इट इज एप्लीकेबल फॉर सुटेबल मेटल। सारे मेटल पे नहीं लगाना है, कुछ ही मेटल पे, क्योंकि आपको पता है मेटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड है, ये कैसा नेचर का होगा, लायोफोबिक होगा। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर सुटेबल मेटल। इसमें क्या होता है कि आर्क मेथड में सबसे पहले तो वाटर ले लिया जाता है, मेटल का रॉड लिया जाता है। मेटल का क्या किया जाता है कि रॉड को ले लेना है, और मेटल के रॉड को क्या करना है कि डिप्ट कर देना दोनों ज्वाइंट को जोड़ते हुए। और यहाँ पे बाबू क्या किया जाता है कि जैसे ये करते हो तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्पार्क करने लगता है। ये जंक्शन पे जुड़ा हुआ है दोनों टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क करेगा, जिससे मेटल क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अब मेल्ट करेगा तो आप आसानी से सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बड़ा पार्टिकल है तो आसानी से सॉल्यूशन तो तैयार होगा नहीं। तो लायोफोबिक में क्या है दिक्कत कि अगर पार्टिकल का साइज रेंज बहुत ज्यादा है तो आप क्या करो, पहला काम होता है आपका कि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड से उस पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़े में बदल दो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन तैयार कर लो। अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल वाले में क्या करना है कि पहला एक आता है ब्रिज आर्क मेथड। ब्रिज आर्क मेथड में क्या होता है कि ये मेनली कुछ सुटेबल मेटल के लिए लागू होता है। क्या करते हैं कि दो मेटल का रॉड को डिप्ट कर देते हैं वाटर में, और दोनों रॉड को एक दूसरे से सटा के रखना है। और उसके बाद जब हाई वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो मेटल क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है और सॉल्यूशन इजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जरा ध्यान से देखना क्या पॉइंट कहेंगे। पहला कहेंगे मेटल रॉड इज डिप्ड इन मेटल rod is dipped in water and high voltage is applied, and high voltage is applied हाई वोल्टेज जैसे अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पार्क करेगा। स्पार्क करेगा तो मेटल क्या करना स्टार्ट कर देगा, हाई वोल्टेज। तो ड्यू टू हाई वोल्टेज मेटल रॉड, ठीक है ना, हाई वोल्टेज के कारण जो है, ड्यू टू हाई वोल्टेज, आप ऐसे बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होगा कि ड्यू टू हाई वोल्टेज स्पार्क जर्नेट एंड मेटल रॉड विल मेल्ट। मेटल का रॉड क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, एंड मेटल रॉड विल मेल्ट।
मेटल रॉड क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग सॉल्यूशन कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड। तो ऐसे वे में सॉल्यूशन को इजीली, तो पहला तो हो गया बाबू कि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड है। इसमें क्या करना है कि बड़े साइज के पार्टिकल पे फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं। उसके बाद हम लोग लायोफोबिक सॉल्यूशन को, लायोफोबिक कोलाइड्स को तैयार करते हैं। दूसरा होता है कि ब्रिज आर्क मेथड, जिसमें ये मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या किया जाता है कि दो रॉड को वाटर में डिप्ट कर दिया जाता है, और डिप्ट करके जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्पार्क जनरेट होता है, जिससे मेटल रॉड क्या करना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट, और सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है लायोफोबिक। लेकिन अगेन बताओ, अगर मान लो कि गोल्ड का है तो कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो गोल्ड पार्टिकल क्या होगा, एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां कोगुलेशन हुआ, ठीक है ना, कोगुलेट जमा होना स्टार्ट हुआ तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लायोफोबिक। लेकिन लायोफिलिक में कोई कोगुलेशन होने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे वाटर में आप मिला लो, ग्लूकोज मिला दो या कुछ भी मिलाओ NaCl, तो वो कोगुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा, पार्टिकल घुल जाएगा वो। जबकि इसमें क्या होता है कि मान लो कि गोल्ड का ही बात करते हैं, तो गोल्ड का रॉड ले लेते हैं, अगर हम गोल्ड का सॉल्यूशन तैयार कर दिए, कुछ समय के बाद क्या होगा, गोल्ड का पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कोगुलेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि दोनों में आप पहले तो अंतर समझो। लायोफिलिक को आप इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, लायोफोबिक को नहीं। अब तैयार करने का पहला मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, पार्टिकल को अगर बड़ा साइज का पार्टिकल है, फोर्स लगा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में तैयार तोड़ दो, उसके बाद आप तैयार कर दो। दूसरा ब्रिज आर्क मेथड, जो कि सुटेबल होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए सुटेबल होता है। तो जरा ध्यान से समझिए आप बात को कि पेप्टाइजेशन में मैंने क्या बताया। पेप्टाइजेशन बाबू होता क्या है, पेप्टाइजेशन के लिए सबसे पहला तो फेनोमेना आपको ये दिमाग में रखना है कि पेप्टाइजेशन में होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल का जो है हम लोग ब्रेकिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े हो, क्या पढ़े कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, अगर मैं आपको रिकॉल कर दूं, ये दो तरह का होता है, एक होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक, लायोफोबिक, तो लायोफिलिक में क्या होता है कि कोगुलेट नहीं होता है, लायोफोबिक में कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोगुलेट होना स्टार्ट हो गया तो दिक्कत ये है कि जैसे ही कोगुलेट होगा तो पार्टिकल एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा कि इस पार्टिकल को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड का जो प्रोसेस होता है यही हमारा पेप्टाइजेशन होता है। आपको मैंने पहले क्या क्या टर्म समझाया, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिएगा। आप पढ़े थे दो तरह का टर्म पढ़ा आपने, एक हो गया लायोफिलिक, दूसरा हो गया लायोफोबिक। लायोफिलिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो सॉल्वेंट से जिसको एफिनिटी हो, लायोफिलिक, जिसको सॉल्वेंट से एफिनिटी ना हो, लायोफोबिक। दूसरी बात की लायोफिलिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। दूसरी बात की सॉल्वेंट से एफिनिटी है, कोगुलेट नहीं होगा लायोफिलिक वाला, क्योंकि वाटर से एफिनिटी तो उसमें घुला रहेगा। लायोफोबिक वाले को क्या होता है, सॉल्वेंट हेटिंग नेचर का होता है, तो यानी ये पार्टिकल एक जगह आके एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन को आप कैसे भी मीडियम में डिसॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपका कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो। लायोफोबिक को तैयार करने के लिए मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया था, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइंग फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। दूसरा होता है कि आप ब्रीज आर्क मेथड का यूज करो। ब्रीज आर्क मेथड में क्या किया जाता है, मेटल, ये मेटल के लिए, सुटेबल मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। सुटेबल मेटल को ले लिया जाता है और लेके क्या किया जाता है, डिप्ट कर दिया जाता है। जैसे ही डिप्ट करोगे और जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, मेटल रॉड मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन आप इजीली प्रिपेयर कर दोगे। अगला है बाबू पेप्टाइजेशन, हम लोग बात कर रहे हैं लायोफोबिक का। पेप्टाइजेशन में बताओ, पेप्टाइजेशन फेनोमेना में क्या होगा। पेप्टाइजेशन में क्या है कि पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ प्रिसिपिटेट बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। आप पढ़े हो ना कि अगर हमारा लायोफोबिक सॉल्यूशन है तो लायोफोबिक में क्या होगा, पार्टिकल कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा। तो वही तो हो रहा है, पार्टिकल एक जगह कोगुलेट हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस में कोगुलेशन को रोकना जरूरी है, क्योंकि कोगुलेट होगा तो पीपीटी होगा, पीपीटी होगा तो सॉल्यूशन अनस्टेबल नेचर का होगा।
तो हमको कोagulation से रोकना है। रोकने के लिए हम लोग प्रिसिपिटेट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, वही हमारा पेप्टाइजेशन कहलाता है। अब पेप्टाइजेशन कहलाता तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो तो ये पार्टिकल टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, और यही जो पार्टिकल का तोड़ने का जो प्रोसेस होता है प्रिसिपिटेट को तोड़ने के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो वही हमारा पेप्टाइजेशन कहलाता है। अब एक बात ये भी आता है बाबू कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन आयन जो है, कॉमन आयन जो है वो एब्जॉर्ब करवाना होता है सरफेस पे। आप देखो जैसे ही आयन में मान लो प्लस प्लस का एडजॉर्ब हुआ, यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस वाला एडजॉर्ब हुआ तो इसमें रिपल्सन होगा, पार्टिकल ब्रेक डाउन होगा। अगेन फिर से बोल रहे हैं, प्रिसिपिटेट का टूटना किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड करने से वो कहलाता है पेप्टाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा करते कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। चलिए तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें हम लोग, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने देखा कि पेप्टाइजेशन के लिए, तो कुछ एग्जांपल हम लोग जो पेप्टाइजेशन के लिए देखने जा रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने बोला AgI का रिएक्शन हम लोग AgNO3 से करवा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जरा ध्यान से, AgI प्लस AgNO3 सपोज ऐसा है, AgI प्लस AgNO3 रिएक्शन ही मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है AgI AgNO3। आप बस हमें ये बता दो कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रिसिपिटेशन किसका होता है, ये बताओ पहले। प्रिसिपिटेशन होता है AgI का। हमारा काम क्या होता है कि अगर हम तैयार कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप पढ़े हो कि लाइफोबिक में जो होता है, जो पीपीटी होता है, पीपीटी को रोकने के लिए हम लोग पेप्टाइजेशन करते हैं। तो पेप्टाइजेशन के लिए AgI तो पीपीटी बना रहा है, तो AgI पीपीटी बना रहा है, तो तुम खुद बताओ कि AgI के सरफेस पे वो आयन आके बैठेगा जो इसका कॉमन आयन हो। बताओ AgI में सेम तरह का आयन किस, AgNO3 में कौन सा दिखाई दे रहा है, Ag सिमिलर है, तो कॉमन आयन किसका हो गया, Ag का। तो सरफेस पे पेप्टाइजेशन के लिए जो आयन आएगा वो कौन सा आएगा, Ag+ आएगा। ठीक है, Ag+ आएगा पेप्टाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपसे बोल दे कि AgI में AgNO3 ले रहे हैं तो पेप्टाइजेशन में कौन सा पेप्टाइजेशन होगा, कैसा सोल बनाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको बोलना है कि पॉजिटिव नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस पे वही आता है जो कि कॉमन आयन है, तो यहाँ पे आपको ये पेप्टाइजेशन में यूज किया जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो और क्लियर होगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला AgI का आप यूज करो KI के साथ। अब आप बोलो AgI का पीपीटी आ रहा है, तो AgI का पीपीटी आ रहा है तो KI। आप पढ़े हो कि अगर जो पार्टिकल एक्युमुलेट होता है तो सरफेस पे आयंस आता है, सरफेस पे जो आता है वो आयन आता है। आयन हमारे पास दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव आयन आएगा नहीं तो निगेटिव आयन आएगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो वो आयन आता है दैट आयन विल एब्जॉर्ब एट सरफेस, दैट आयन will adsorb at surface, will adsorb at surface which having common ion, which having कौन सा आयन बोलो जल्दी से, कॉमन आयन। जिसका कॉमन आयन होगा वही पार्टिकल आपको सरफेस पे एब्जॉर्ब दिखेगा। अब बताओ AgI दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है सर। AgI के बारे में कि सर AgI पीपीटी फॉर्म कर रहा है, तो प्रिसिपिटेशन को तोड़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, और वही इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं जिससे पीपीटी ब्रेक डाउन हो जाए। वही प्रोसेस होता है पेप्टाइजेशन का। अब आप हमें ये बताओ कि पेप्टाइजेशन में कौन सा पार्टिकल आएगा जिसका आयन कॉमन होगा या नहीं होगा, कॉमन होगा। तो बताओ AgI में और KI में दोनों में कॉमन आयन क्या दिखाई दे रहा है, I। तो बताओ KI का कौन सा पार्ट आएगा, I, तो I-। तो यहाँ पेप्टाइजेशन के लिए आप कौन सा ले रहे हो, निगेटिव, यहाँ पे कौन सा ले रहे हो, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखना अगला पॉइंट। अगर मान लो कि मैंने बोला कि आप FeOH हॉल थ्राइस ले लो और FeCl3 ले लो। अब बताओ FeOH हॉल थ्राइस और FeCl3 लिया मैंने बोला FeOH का हॉल थ्राइस का पीपीटी आ रहा है, तो आप इसका मतलब FeCl3 ऐड कर रहे हो पेप्टाइजेशन के लिए। अरे यार जो पीपीटी है, पीपीटी को ही तो ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन करने के लिए पीपीटी किसका है,
आयरन के हाइड्रोक्साइड का, तो आपको ब्रेक डाउन करने के लिए आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है, FeCl3। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होगा जिसका आयन कॉमन होगा। तो बताओ आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे FeOH ऑल थ्राइस। अब बताओ आयन कौन सा कॉमन है आयरन और OH में, तो आप तो ये तो प्रिसिपिटेट है। आप देखो इसमें कौन सा आयन से मिल रहा है, Cl तो है नहीं, आयरन कॉमन है, तो सरफेस पे जाके पॉजिटिव। तो बोलो कि यहाँ पे पेप्टाइजेशन में कैसा पेप्टाइजेशन होगा, केटाइनिक नेचर का, ये एनाइनिक, ये केटाइनिक। अगला जरा ध्यान से सुनना, आपको बात समझ में आया। पीपीटी है, प्रिसिपिटेट को पे इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का या तो पॉजिटिव पार्ट जाएगा या निगेटिव पार्ट जाएगा। डालते ही ये क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। और ब्रेकिंग जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा पेप्टाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आयन कॉमन था Fe+3, तो सरफेस पे जाके कौन सा बैठ गया, Fe+3। अब एक काम करो, हमने क्या किया, FeOH ऑल थ्राइस ले लिया है और NaOH ले लिया है। अब आप हमें बताओ कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें बताओ कि जो पीपीटी बन रहा है वो हमारा क्या होगा, FeOH ऑल थ्राइस। अब बताओ यहाँ पे सिमिलर आयन किसका मिल रहा है, OH का। तो पेप्टाइजेशन के लिए जो आयन लेना होगा वो कौन सा, बैठा लिए, वो आयन जाके बैठेगा जिसका कॉमन आयन होगा। अब भाई बाहर में रह जाएगा, सरफेस पे रह गया, अगला में के ले लो, आई ले लो, वो जो भी है, लेकिन याद रखना कि सरफेस पे जाके वही एब्जॉर्ब होता है जिसका आयंस क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, अगला जैसे कि मान लो मैंने बोला CDS, CDS पे हम क्या कर रहे हैं, H2S का यूज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि CDS का बनता है कैडमियम के सल्फाइड का बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो आप हमें बस इतना बताओ कि आप पेप्टाइजेशन के दौरान कौन सा सरफेस पे जाके आएगा, वही जाएगा जिसका आयन कॉमन हो। सल्फर सल्फर कॉमन है तो S पे 2- और ये जो बच गया ये 2H+, तो एज इट इज रहेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पेप्टाइजेशन का मेन रोल क्या है, प्रिसिपिटेट को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। क्योंकि आप जो सॉल्यूशन पढ़े वो दो तरह का पढ़े, एक तो लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक। लायोफिलिक सॉल्यूशन का आपने नेचर देखा क्या होता है लायोफिलिक। लायोफिलिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसको सॉल्वेंट से एफिनिटी हो, ये कोगुलेट नहीं होता है, पार्टिकल एक जगह जमा नहीं होता, प्रिसिपिटेशन का कोई लोचा नहीं होता लायोफिलिक में, जबकि लायोफोबिक में प्रिसिपिटेट बनता है। अब बनता है तो उस प्रिसिपिटेशन को तोड़ने के लिए आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हो वही इलेक्ट्रोलाइट्स आपका कहलाता है पेप्टाइजेशन। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स में सरफेस के ऊपर जो जाके एब्जॉर्ब होता है वो आयन होता है, या तो पॉजिटिव आयन होगा या निगेटिव होगा। अब बात आया कि भाई कौन सा आयन को एब्जॉर्ब करवाना है, तो आयन एब्जॉर्ब करवाना वही है आपको जिसका कॉमन आयन है। जैसे AgI का पीपीटी बन रहा है तो आपने उसके प्रिसिपिटेशन को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट। अब बताओ AgI में जो पीपीटी बन रहा है उसका कॉमन आयन किसके साथ है, सिल्वर के साथ। तो सरफेस पे जाके कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, खुद ही क्या होना स्टार्ट कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यही प्रोसेस तो हमारा पेप्टाइजेशन होता है। अब देखो बाबू एक दो बात और हम आपको बता दें, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में न दिया हो और कैसे दे दे वो भी हम आपको समझा देते हैं। एक्चुअली गौर कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है कि FeCl3 होल थ्राइस, FeCl3 होल थ्राइस, इसको थोड़ा सा फिर से हम अच्छा से लिख दे, FeCl3 और हमने बोला हॉट वाटर H2O हॉट ले रहे। आपको बता दें कि ये रिएक्शन के बाद बन रहा है FeOH ऑल थ्राइस में जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, प्रिसिपिटेट हो रहा है तो कुछ FeOH ऑल थ्राइस, तो आपको बोल देगा कि अब बताओ इसमें, तो इसमें बताओ तो आप कॉमन सेंस खुद ही लगाओ कि यदि ये सॉल्यूशन होगा तो कंटेनर में FeCl3 भी बचा होगा और FeOH का होल थ्राइस भी। आपको दिया ये रिएक्शन, अब बोल रहा है कि इसमें बताओ कि पेप्टाइजेशन के लिए क्या करना होगा। तो पेप्टाइजेशन के लिए आप बताओ कि क्या करोगे, तो आप बताना कि FeOH होल थ्राइस भी है जो पीपीटी बना रहा है,
अब पहले से डब्बा में FeCl3 भी है। अब बाबू जल्दी से फटाफट बता दो यार, कौन सा आयन, पहले बताओ पीपीटी कौन बन रहा है, FeOH ऑल थ्राइस। तो पेप्टाइजेशन किसका होगा, FeOH। किसके थ्रू होगा, FeCl3 के थ्रू होगा। तो कौन सा आयंस को लेंगे, जो आयन कॉमन आयन रख रहा हो। कॉमन आयन किसका होगा, तो आपको आयरन का होगा। तो आयरन का होगा तो यहाँ पे Fe+3 जैसे ही ऐड करेंगे सरफेस पे जाके Fe+3 एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स बनेगा। मैंने बोला ना, जो सरफेस पे जाएगा, अगर निगेटिव जा रहा है तो निगेटिव चार्ज कोलाइड होगा, पॉजिटिव वाला जा रहा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होगा। ठीक है। अगला मान लो कि मैंने आपसे ये तो बोल दिया कि सो चलो ठीक है। अगला हम बोल रहे हैं कि सो आप ऐसा करो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया था कि सो एच है। NaOH के साथ आपने देख ही लिया कि किस तरह से रिएक्शन हुआ था। अब बात करते हैं बाबू, एक छोटा सा क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला, तो अब बताओ जल्दी से कि अगर सरफेस है तो सरफेस पे आके आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ध्यान से एक बार समझ लो, समरी फॉर्म में ये कोगुलेट है तो सरफेस पे आके पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब जो होगा पार्टिकल, वो हमारा पार्टिकल में कैसा पार्टिकल होगा, तो वो हमारा आयंस होगा। आयन आके एब्जॉर्ब होगा। अब आयन में मैंने बताया है कि या तो पॉजिटिव आयन होगा या निगेटिव। अब पहला पॉइंट कि एब्जॉर्ब के लिए कैसा आयन होना चाहिए, कौन एब्जॉर्ब होता है, कॉमन आयन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन का सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स कहेंगे। उसको क्या कहना है आपको, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड कहना है। और अगर निगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, निगेटिव आयन एब्जॉर्ब होगा, तो हमें कहना है निगेटिव चार्ज कोलाइड कहना है। बाबू तो ये फैक्ट आपको बैठा लेना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं तो और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म निगेटिव चार्ज कोलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। बाबू ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, बैठा के रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म निगेटिव चार्ज कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, बोला कि कौन सा निगेटिव चार्ज कोलाइड सॉल्यूशन तैयार करेगा। ऑप्शन ए में मैंने बोला 100 ml 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट आप ले लो, AgNO3 ले लो, और इसमें ऐड आपको करना है 100 ml 0.1 m KI। बी में आ जाओ, बी ऑप्शन आपको ऐसा दिया हुआ है कि 100 ml 0.2 m सिल्वर नाइट्रेट, इसमें आपको ऐड करना है 100 ml 0.1 m KI। सी ऑप्शन दे रहा है 100 ml 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट, इसमें आपको ऐड अप करना है 100 ml 2 m KI ऐड करना है। डी में आपको 100 ml, ऐसा करो 100 ml 0.2 m AgNO3 में आपको ऐड अप करना है 200 ml 0.1 m KI। और ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है कि कौन सा निगेटिव चार्ज कोलाइड्स होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो इसको हम लोग जगह थोड़ा सा तैयार कर ले।
चलो भाई पहले काम करते हैं। सबसे पहला तो काम ये होगा कि हम रिएक्शन लिखें। रिएक्शन अगर लिखते हो तो आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन KI से जब करवाते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। बनेगा KNO3 और प्लस AgI। आप पढ़े हो AgI का PPT बनेगा। अब बार बार बोला मैंने कि प्रिसिपिटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी प्रिसिपिटेशन हो तो आपसे देखो बोला कि निगेटिव चार्ज कोलाइड्स। निगेटिव चार्ज कोलाइड्स का मतलब हो गया कि सरफेस पे वही एडजॉर्ब होना चाहिए जो माइनस वाला है, और एडजॉर्प्शन पेप्टाइजेशन के लिए वही पार्टिकल एडजॉर्ब होता है जिसका आयन कॉमन होता है। अब पहले तो आपको इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। पहले तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे मोलरिटी है कितना है आप देख लो। मोलरिटी है 100 ml, सॉरी वॉल्यूम आपको दे दिया 100 ml और मोलरिटी दे दिया आपको 0.1। आपको मैं बता दूं कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है वो मोल होता है। एक काम करते हैं, ml में है तो मिलीमोल निकाल लेते हैं। तो बताओ क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम यानी 100 इंटू 0.1। तो जैसे ही 100 को 0.1 से गुना करोगे ये वैल्यू आपको 10 आ जाएगा, 10 मिलीमोल। अगला में जरा ध्यान से देखना है, इसको क्या करना है कि 100 को अगेन आप 0.1 से गुना करोगे ये भी आपका 10 आ जाएगा। अब 10 आ जाएगा तो मेरे भाई एक बात बताओ, 10 10 दोनों, अब आप पढ़े थे कि अगर एक से ज्यादा अमाउंट हो तो LR डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे तो दोनों कम में है तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 10 का 10, ये भी 10 का 10। तो जो खत्म होता है रिएक्टेंट साइड में वही बनता है। तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। अब बताओ कंटेनर में इधर वाले टर्म का तो कोई उपाय ही नहीं, सिल्वर नाइट्रेट रहा ही नहीं, KI रहा ही नहीं। अब बताओ AgI में पेप्टाइडेशन के लिए हमको आयन क्या चाहिए, कॉमन। क्या कॉमन आयन कहीं दिखाई दे रहा है, K+ किसी से, ना सिल्वर से कॉमन है ना I से, NO3 नहीं है, यानी कि बोलेंगे नो पेप्टाइजेशन। क्योंकि पेप्टाइजेशन कब होता है जल्दी बताओ, पेप्टाइजेशन तब होता है जब आयन सिमिलर होता है। तो नो बोलेंगे पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन नहीं होगा। क्यों, पेप्टाइजेशन के लिए आयंस का कॉमन होना जरूरी है। तो ए ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अगला जरा ध्यान से अच्छा से समझना है बाबू, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में आप क्या करोगे कि सिल्वर नाइट्रेट है और इसकी का रिएक्शन आप KI से करवा रहे हो, बना दोगे मेरे भाई AgI जिसका PPT आएगा और KNO3। अब एक काम करते हैं, आप बताओ मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है मिलीमोल, तो 100 को 0.2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे देखो 100 को 0.1 से गुना करोगे ये हो जाएगा 10। आप बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग का तरीका होता है कि दिए हुए मोल को उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो 20 को 1 से 20 ही रह जाएगा, 10 को 1 से 10। छोटा वैल्यू हमारा LR होता है तो KI हमारा LR हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, एक्स टूट रहा है बनेगा एक्स एक्स। LR जो होता है वो खत्म हो जाता है तो 0 कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी कि आप क्या लिखोगे 20 माइनस 10, यानी ये हो जाएगा 10, यहाँ 10 यहाँ 10। अब बताओ जरा ध्यान से, KNO3 का तो कभी भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में ले ही नहीं सकते। कोई पूछेगा क्यों नहीं ले सकते, तो रीजन ये देना है कि पेप्टाइजेशन में मेरे भाई वही भाग लेता है जिसका आयन कॉमन होता है, और AgI के साथ न K कॉमन आ रहा है न NO3 कॉमन आ रहा है। आप देखो ना यहाँ पे जो आपने NO3 KNO3 लिया है इसमें से कोई कॉमन नहीं है। तो बताओ डब्बा में क्या क्या बचा हुआ है, पहले तो एक एक कर करके बैठो। AgI का PPT बन रहा है, ये बात एक्सेप्ट कर रहा। कंटेनर में हमारे पास क्या क्या है, KNO3 है और क्या है AgNO3 है। ये बेचारा KNO3 को ऐसे ही हाथ धोना होगा। क्यों हाथ धोना होगा, क्योंकि आयन कॉमन मिला नहीं। तो अब पे हमको लेना कौन सा सही रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ हो जाएगा क्योंकि सिल्वर आपको कॉमन आयन दिखाई दे रहा है। तो बताओ AgI के सरफेस पे जो कॉमन आयन होता है वही जाके एब्जॉर्ब होता है। कॉमन आयन किसका होगा, Ag का। Ag बताओ कैसा चार्ज आके सरफेस पे जा रहा है, पॉजिटिव। तो ये हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होगा। और हमको कैसा चार्ज कोलाइड्स चाहिए, निगेटिव चार्ज कोलाइड्स चाहिए। तो ना हमारा A ऑप्शन हुआ है अभी, ना B हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन और है, एक है C है और दूसरा D है। तो आइए C D की बात करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको हम मिटा दे थोड़ा सा।
जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला है 100 ml। फिर से देखो, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन आप करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो? KI से करवा रहे हो। बनेगा क्या चीज मेरे भाई? बनेगा AgI, जिसका PPT प्लस KNO3। जल्दी से फटाफट बताओ, 100 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 10। 20 इंटू 100 इंटू 2 कितना होगा? 20 मिलीमोल। जो लेस होता है वो खत्म होता है, तो लेस LR कौन होगा? 10 है, तो 10 तो 10 माइनस 10, लिमिटिंग ही समाप्त होता है, तो 20 माइनस क्या कर देंगे? 20 माइनस 10। और बनेगा क्या चीज? जो लिमिटिंग होता है वही बनता है, तो 10 10। तो बताओ, ये तो जीरो हो गया, ये KI का 10 बचा, और ये बन गया 10। आप बताओ, क्या आप हमें बस ये बताना KNO3 के साथ आयन कॉमन है क्या? नहीं। तो AgI का सेम आयन किसके साथ आएगा? AgI का तो PPT है KI के साथ। अब बताओ, आयन कौन सा कॉमन आ रहा है? I। तो सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब कौन होगा? I। तो AgI के सरफेस पे I माइनस आएगा। I माइनस कैसा नेचर का है? निगेटिव। तो कोलाइड्स कैसा होगा? निगेटिव कोलाइड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C। अब बाबू जरा ध्यान से देखना, लास्ट ऑप्शन को भी गुना करो 20, अगला को भी गुना करो, 200 इंटू 0.1 20। 20 है, तो बताओ रिएक्ट करके रिएक्टेंट साइड में तो जीरो हो जाएगा। AgI का बनेगा आपको 20 और KNO3 का भी बनेगा 20। कोई भी आयन कॉमन नहीं है, पेप्टाइजेशन नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है बाबू पेप्टाइजेशन, और आप समझ गए होंगे क्या क्या मैंने बोला है। अब चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग और टर्म्स को समझते हैं। तो पेप्टाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिपिटेट को तोड़ने के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो वही आपका कहलाता है पेप्टाइजेशन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होता है? जिसका आयन कॉमन होता है। क्वेश्चन भी देख लिए। दूसरा कि आयन कॉमन होता है, तो आयंस में आप या तो पॉजिटिव आयन आएगा या निगेटिव आयन आएगा। आप किसी को भी आप सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं करवा सकते हो, सरफेस पे वही एडजॉर्ब होगा जिसका आयन कॉमन होगा। अब जैसे देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम लोग इसे क्या नाम दे दिए? पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। अगर सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो नाम क्या हो गया? निगेटिव चार्ज कोलाइड्स हो गया। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा, इतना सारा एग्जाम्पल भी हो गया कि सो प्रेसिपिटेशन का तोड़ना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है पेप्टाइजेशन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन जाके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, जिसमें रिपल्सन की वजह से पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आयन में वो आयन जाके एब्जॉर्ब होता है जिसका आयन कॉमन होता है। किसी आयन को आप एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते हो। अब पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स में बाबू कुछ दिमाग में रखना है, जैसे कि जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, चाहे वो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो, एल्युमिनियम का, आयरन का, फिर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड में आप बोल सकते हो, जस्ट लाइक आप हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड में एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लो, क्रोमियम का ऑक्साइड। प्रोटीन अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो आपका निगेटिव कोलाइड्स बनाता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेटल का हाइड्रोक्साइड आपसे पूछ ले कैसा कोलाइड्स है? पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स है। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड कैसा कोलाइड्स है? पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स है। इंपॉर्टेंट बात बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखिएगा। हीमोग्लोबिन आपका पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होता है, जबकि ब्लड जो होता है वो निगेटिव चार्ज कोलाइड्स होता है। अगर फिर से, हीमोग्लोबिन कैसा है? पॉजिटिव है। अब ब्लड कैसा है? निगेटिव है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन आपका पॉजिटिव चार्ज कोलाइड से है, और हीमोग्लोबिन आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है, ब्लड आपका निगेटिव चार्ज कोलाइड से। प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन दो मीडियम में, एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होगा, बेसिक मीडियम में आपका निगेटिव चार्ज कोलाइड्स होगा। जितना भी मेटल का सल्फाइड है, मेटल्स है, ये सब का सब आपका निगेटिव। ये दो पॉइंट अगेन बार बार बोल रहे हैं, बैठा के रखिएगा ब्लड के बारे में। और हीमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स होता है और ब्लड निगेटिव चार्ज कोलाइड्स होता है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम लोग अगले टर्म में और खत्म करते हैं, और ये हमारा समाप्त हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री।